तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एल्डर शेन और एल्डर लुओ फेंग दोनों ही एक ग्राउंड में आकर वहां के कल्टीवेटर्स को चैलेंज करते हैं और उन लोगों ने तकरीबन 100 मैच लगातार बगैर कोई मैच हारे जीत लिए थे। मगर फिर अचानक वहां पर एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर आता है जिसके पास रेड लाइटनिंग होती है। वो आते ही उन लोगों के साथ जब फाइट शुरू करता है तो शुरू में तो वो उन्हें कांटे की टक्कर देता है और ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें जान से मार देगा। मगर एल्डर शेन और एल्डर लुओ फेंग दोनों ही एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और उसका काम तमाम करके रख देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास एंसेस्टर शुयांग की दी हुई पावर्स होती है। और दूसरी तरफ मास्टर शुयांग को जंगल में एक जगह होता है जहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने एक डायनासोर को एक ही मिनट में पछाड़ दिया था। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें कुछ ब्लड वाइन्स को दिखाया जाता है। वहाँ पर वही इविल मास्टर था जो कि उन ब्लड वाइन्स को देखते हुए कहता है कि इसके अंदर तो बिल्कुल प्योर और रिच एनर्जी है। उसने वहाँ पर एक ब्लड डोमेन के अंदर एक पैटर्न बनाया हुआ होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके अंदर किसी को बंद करके उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ फिर वो ब्लड वाइन उसी इविल मास्टर के चारों तरफ आ जाती हैं। वो उन्हें खुद से कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद वो उस डोमेन के अंदर मौजूद उस शख्स से कहता है कि मेरी बात शराफत से मान लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मैं जानता हूँ कि तुम भी अपनी पावर्स को यूज करना चाहती हो जैसे कि मैं यूज करना चाहता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लड डोमेन के अंदर असल में पावर ऑफ करप्शन मौजूद थी जो कि उस डोमेन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी मगर वो डोमेन टूट नहीं रहा था। और दूसरी तरफ वो इविल मास्टर उससे कहता है कि बस तुम कुछ दिन के लिए सब्र कर जाओ, जब मैं इस पूरी की पूरी करप्शन पावर को मास्टर कर लूंगा तो उसके बाद पूरा का पूरा सीएन माउंटेन रियलम मेरे आगे घुटनों पर आ जाएगा। जिसके बाद हर शख्स मेरा ही हुक्म मानेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हमें उसी डोमेन के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि जुयिन थी। जुयिन उस इविल मास्टर से कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान इस पावर ऑफ करप्शन को मास्टर करने की ख्वाब देख रहा है। सच में कितनी शर्म की बात है। ये सुनकर वो इविल मास्टर कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो। मगर फिर जुयिन उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही हमारे थर्ड मेरिडियन रियलम में इस पावर ऑफ करप्शन को भेजा था और तुमने ये पावर सेकंड मेरिडियन से थर्ड रियलम में इसीलिए भेजी थी क्योंकि तुम खुद इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे जबकि तुमने अपना पहले भी पूरा जोर लगाकर देख लिया है। ये सुनते ही वो एविल मास्टर कहता है कि मेरी किन डायनेस्टी वो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है। अब हम लोग इस पावर को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, बस हमें कुछ वक्त की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी तुम तो हो ही हमारे पास, क्योंकि तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो तो तुम्हारे जरिए हम इसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब ये पावर ऑफ करप्शन मेरे पूरे कंट्रोल में होगी। मगर जुयिन उससे कहती है कि तुम सपने देखना बंद करो। ये कहते ही वो अपनी पावर ऑफ करप्शन को दोबारा से यूज करती है और उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है मगर वो उस पावर के बावजूद भी उस बैरियर को नहीं तोड़ पाती। और दूसरी तरफ से फिर वो इविल मास्टर उससे कहता है कि तुम जरा एक मर्तबा अपने उस छोटे से डिसाइपल के बारे में ही सोच लो, क्या तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। तो फेंग जू के बारे में सुनते ही जुयिन को एक झटका सा लगता है और वो कहती है कि क्या वो तुम्हें मिल गया? आखिर तुम लोगों ने उसे कैसे पकड़ा? मगर दूसरी तरफ इविल मास्टर से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, वरना तुम्हारे उस प्यारे से डिसाइपल की जिंदगी की मैं गारंटी नहीं देता। उसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार फिर तुम खुद होगी। ये बात जुयिन को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, जिस पर वो कहती है कि तुम एक नंबर के बुज़दिल और कमीने इंसान हो, तुम्हारे जैसा वीक बंदा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि क्या कहा तुमने? मैं वीक हूँ। ये कहते ही वो फिर से अपनी ब्लड वाइन के जरिए उसे पुश करता है जिसकी वजह से जुयिन को काफी तकलीफ होती है। और वो एविल मास्टर उससे कहता है कि कमजोर लोग वो होते हैं जो कि तुम्हारे जैसे होते हैं। मगर जुयिन उससे कहती है कि तुम बस थोड़ी देर के लिए सब्र कर जाओ, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी उसके बाद मैं खुद से फेंग जू को ढूंढ लूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये बात सुनते ही एविल मास्टर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम मुझे मारोगी। ये कहने के बाद वो अपनी ट्रू फॉर्म में आने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के पीछे ग्रीन और ब्लू एनर्जी आ जाती है और उसकी बॉडी का एक हिस्सा पूरी तरह से ग्रीन हो जाता है और दूसरा हिस्सा पूरी तरह से ब्लू हो जाता है। ये देखकर जुयिन भी हैरान रह जाती है और वो एविल मास्टर कहता है कि तो तुमने देख लिया ना मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास इस तरह की पावर है कि जिसकी वजह से कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। मगर इस माउंटेन एंड सी रियलम में राज करने के लिए मुझे तुम्हारी बॉडी से सारी की सारी पावर ऑफ करप्शन को निकाल
कर अपनी बॉडी में डालना होगा। उसके बाद फिर मेरे रास्ते में कोई भी नहीं होगा, ना ही कोई मेरा मुकाबला कर पाएगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, मगर इतने में अचानक उसकी डिसाइपल आ जाती है और कहती है कि मास्टर गड़बड़ हो गई है। ये सुनते ही मास्टर को एक झटका सा लगता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि इस तरह बीच में आकर मुझे डराया मत करो। मैं न जाने किस बारे में सोच रहा था। मगर फिर वो लड़की मास्टर से कहती है कि मैं नहीं जानती कैसे, मगर वो सारे के सारे लोग अपने लेवल्स को क्रॉस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला है कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स दोबारा से जिंदा ही नहीं हुए। जैसे ही वो मरे हैं उसके बाद उन लोगों ने खुद को रीइंकार्नेट नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी की पूरी सेकंड वेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। ये सुनते ही मास्टर गुस्से में आकर अपनी बॉडी से एक ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें मैंने बस एक छोटा सा ही काम दिया था और वो छोटा सा काम भी तुम ढंग से नहीं कर पा रही, इसलिए अब मैं तुम्हारे इस मंथ के सारे एलेक्सियर्स को कट कर रहा हूँ। इस मंथ में तुम्हें एक भी एलेक्सियर नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी तरफ हमें शु यांग को दिखाया जाता है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता इसलिए वो पैदल जा रहा होता है। और पैदल जाते जाते अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। एक कल्टीवेटर किसी बर्ड का पीछा करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बर्ड बहुत ज्यादा तेज था। मगर वो कल्टीवेटर उसे पकड़ने के लिए अपनी मल्टी शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस बर्ड पर हमला कर देता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो बर्ड तेजी से उड़ते हुए शु यांग के पीछे से उसे क्रॉस कर जाता है। इतने में शु यांग की भी नजर उस पर पड़ती है, तो वो कहता है कि ये तो सिंगिंग बर्ड है। और अचानक से वो शॉट भी उसके बिल्कुल पीछे आ जाती है, मगर शु यांग की शील्ड अपने आप ही उन शॉट्स को रोक देती है। और फिर शु यांग का हल्का सा ऑरा ही निकलता है कि वो सारी की सारी शॉट्स पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। और दूसरी तरफ शु यांग को अभी भी उस बर्ड में ही इंटरेस्ट था। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं देखता कि उस पर किसने हमला किया है। मगर वो कल्टीवेटर वहाँ पर आता है और शु यांग से कहता है कि अरे ये क्या, तुम तो एक की रिफाइनर हो। मगर इस तरफ शु यांग अभी भी उसी सॉन्ग बर्ड को देख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सॉन्ग बर्ड अभी तक जिंदा है। लास्ट टाइम मैंने इस बर्ड को हजारों साल पहले देखा था। मगर दूसरी तरफ वो लड़का शु यांग से कहता है कि तुम एक की रिफाइनर हो, तुम इस हंटिंग ग्राउंड में क्या कर रहे हो? तुम्हें जरा संभल कर रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी के अटैक की वजह से इंजर्ड हो जाओ। मगर शु यांग उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो वॉरियर भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कल्टीवेटर तो बहुत ही ज्यादा आकड़ू है। ये कहने के बाद वो अपनी सोट के साथ फ्लाई करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक और वॉरियर को, जो कि अपना एक स्पीयर लेकर पानी के ऊपर खड़ा हुआ होता है। वो वहाँ पे मछली का शिकार करना चाहता था, मगर नीचे से एक छोटी सी मछली बाहर आती है और वो उससे कहती है कि ब्रदर, यहाँ पे सारे के सारे डीमंस रहते हैं, मगर मैं अभी बहुत ही छोटा हूँ, अभी तक मैंने किसी भी डीमन का शेप नहीं लिया, तो तुम फिलहाल कहीं और जाके शिकार करो। और दूसरी तरफ हम लोग फिर से शु यांग को देखते हैं, वो अभी भी आगे बढ़ते जा रहा होता है। और फिर हम लोग एक और कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि अपनी एक और टेक्निक को अचीव कर चुका होता है। और वो इमोर्टल जीव का नाम लेते हुए कहता है कि इमोर्टल जीव के कैलकुलेशन के हिसाब से मेरी पावर अब नेसेंट सोल लेवल तक आ चुकी है। मगर वहाँ पे दूसरा लड़का उससे कहता है कि तुम काफी ताकतवर बन चुके हो, पर क्या होगा अगर तुम बूढ़े हो जाओ? तब तो तुम्हारे सिर के सारे बाल भी झड़ जाएंगे और तुम बिल्कुल टकले हो जाओगे और तुम्हें इमोर्टल जीव का स्टैचू कोई भी नहीं देगा। ये कहने के बाद वो दोनों ही तेजी से भागते हुए शु यांग को क्रॉस करते ही कहीं और चले जाते हैं। इतने में हम लोग जमीन को उखड़ते हुए देखते हैं। उसके अंदर से एक और कल्टीवेटर बाहर निकलता है और वो कहता है कि ये अर्थ स्केप टेक्निक तो सच में लाजवाब है। और वहीं पे बैठा हुआ दूसरा बंदा भी कहता है कि सच में ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है, कल्टीवेटर्स इतनी बड़ी जमीन का आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। एक मर्तबा मुझे देखो कि मेरे पास कितनी ग्रेट पावर है। मैं तुम्हारे जैसे अर्थ स्किप टेक्निक्स को बहुत ही आसानी से यूज कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो तुमसे तुम्हारी ये टेरिटरी भी छीन सकता हूँ। मगर वो दूसरा वाला कहता है कि ऐसी बात है तो फिर मैं आज तुम्हारी टेरिटरी तुमसे छीनूंगा। ये कहते ही वो उस पर टूट पड़ता है। और वहीं पे ही हमें मास्टर शु यांग को भी दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों को इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे चला जाता है। और फिर अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि फ्लाइंग स्वॉर्ड को सीखने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसे काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर जैसे तैसे वो उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीख लेता है, जिस पर वो इमोर्टल जीव से कहता है कि मास्टर, मैंने इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीख लिया है। मगर वो मास्टर उससे कहता है कि क्या तुम इसे स्वॉर्ड कंट्रोल करना सीखते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्वॉर्ड व्हीलिंग कैसे की जाती है। ये कहने के साथ ही वो अपनी एनर्जी का जैसे ही इस्तेमाल करता है, तो हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड अपने आप ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उस
कल्टीवेटर को बहुत ही तेजी के साथ हवा ऊपर लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और शुयांग उसी व्हाइट हेयर वाले मास्टर के पास जैसे ही आता है तो वो शुयांग की तरफ एक वाइन जार थ्रो करता है, जिसे शुयांग अपनी एनर्जी के जरिए बहुत आसानी के साथ रोक कर उसे दोबारा से उसी बंदे की तरफ थ्रो कर देता है, जिस पर वो बंदा उसे पकड़कर शुयांग से कहता है कि ब्रदर, मैं तुम्हें हजारों सालों के बाद देख रहा हूँ, आखिर तुमने अभी तक वाइन पीना क्यों नहीं सीखा। ये कहने के बाद शुयांग फौरन से अपनी कुर्सी को वहाँ पर लेकर आता है और ग्रीन टी के कुछ पत्ते हवा में उछालकर फौरन से एक कप बाहर निकाल लेता है और वो पत्ते उसी कप में आकर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो पत्ते उस पानी के अंदर खुद ब खुद एक ग्रीन टी तैयार कर देते हैं। और शुयांग उस बंदे से कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ चाय पीता हूँ, मगर दूसरी तरफ वो इमोर्टल जीव कहता है कि अगर जिंदगी में वाइन ना हो तो जिंदगी का आधा मजा तो खट्टा हो जाता है, चलो मेरे साथ इसे ट्राई करके देखो। मगर फिर शुयांग उससे कहता है कि तुम्हारी लाइफ का आधा फन वाइन है और फिर बाकी का आधा फन सिर्फ इन बेवकूफ लड़कों को कल्टीवेटर बनाना है। ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, इन्हें दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग बनता देखकर मुझे काफी अच्छा फील होता है। क्या तुम्हें ऐसा फील नहीं होता कि जब तुम्हारे डिसाइपल दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हो? तो शुयांग उससे कहता है कि तो तुम इसे अपनी अचीवमेंट्स कहते हो। मगर इमोर्टल जीव कहता है कि ये वाइन सच में काफी अच्छी है। और वो शुयांग से भी कहता है कि हर इंसान ऊपर की तरफ ही देखता है, वो हमेशा ऊंचाइयों को छूना चाहता है और उसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनना है। मगर हम देखते हैं कि अचानक उसका एक डिसाइपल वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मिस्टर जीव, आपने जो ट्रिक मुझे सिखाई थी वो मैंने सीख ली है, अब मैं अपनी आयरन हेयर ट्रिक को यूज कर सकता हूँ। मगर मिस्टर जीव कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि कभी भी हाफ ट्रिक सीखने के बाद मुझसे लड़ने मत आया करो। मगर वो लड़का कहता है कि लगता है कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, तो फिर मैं आपको अपना जरा सा जलवा दिखाता हूँ। ये कहते ही वो बहुत ही तेजी के साथ मास्टर जीव की तरफ आ रहा होता है तो मास्टर जीव उसे अपनी एनर्जी के जरिए एक ही जगह फ्रीज कर देता है और उसे हवा में ऊपर उछालते हुए कहता है कि मेरे पास नेक्स्ट टाइम तब आना जब इसे तुम पूरी तरह से सीख लो। तो लड़का ऊपर जाते हुए कहता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा। और ज्यादा वाइन पीने की वजह से फिर मिस्टर जीव को नींद आने लगती है, जिस पर वो कहता है कि मैं जरा कुछ देर के लिए आराम कर लेता हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शुयांग की चाय के ऊपर एक पिंक फ्लावर का पत्ता आकर गिरता है, जिस पर वो कहता है कि यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयों को छू सके। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।